नमस्कार। आज हम वाराणसी में हुए एक बहुत ही चौंकाने वाले ऑनलाइन घोटाले पर बात कर रहे हैं। हाँ, नमस्कार। ये जो मामला सामने आया है ये वाकई हैरान करने वाला है। सो कि किसी को फोन पर ही मतलब डिजिटली गिरफ्तार कर लिया जाए। और उनसे करीब 1.25 करोड़ रुपए ठग लिए जाएं। जी, हमें इस केस पर कुछ रिपोर्ट्स मिली है, तो आज हमारी कोशिश है कि इस पूरे मामले को मतलब इसके पीछे की कहानी को समझें। बिल्कुल। अपराधियों के तरीके क्या थे और सबसे जरूरी कि इससे कैसे बचा जा सकता है, ये सब जानना बहुत जरूरी है। तो कहानी शुरू होती है वाराणसी के एक व्यक्ति महेश प्रसाद से। उनको कुछ कॉल्स आती हैं और कॉल करने वाले खुद को सीबीआई और पुलिस के बड़े अफसर बताते हैं। अच्छा, मतलब अथॉरिटी का डर दिखाकर। हाँ, और दावा ये कि उनकी पहचान, उनकी आईडी का इस्तेमाल किसी 538 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुआ है। बाप रे, ये सुनकर तो कोई भी डर जाएगा। बिल्कुल, और यहीं से वो जिसे डिजिटल अरेस्ट कह रहे हैं वो शुरू होता है। हाँ, ये डिजिटल अरेस्ट का कॉन्सेप्ट, मतलब अपराधी आपको फोन पर ही इतना डरा देते हैं, धमकाते हैं कि आप कहीं आ जा नहीं सकते। एक तरह से आपको मानसिक तौर पर बंदी बना लेते हैं। महेश प्रसाद के मामले में भी यही हुआ। जी, उन्हें कुछ नकली दस्तावेज दिखाए गए, शायद वीडियो कॉल पर या किसी और तरीके से। फिर धमकाया गया और जांच के नाम पर उनसे 1,10,00,000 रुपए अलग अलग बैंक खातों में ट्रांसफर करवा लिए। 1.25 करोड़। तो ये सिर्फ एक डराने वाली कॉल नहीं थी, ये तो पूरी प्लानिंग थी। इसमें तकनीक का भी हाथ था। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये कितना सोचा समझा और ऑर्गेनाइज था। इसमें सिर्फ धमकी नहीं थी। जैसे उन्होंने स्पूफ किए गए नंबर इस्तेमाल किए। स्पूफ नंबर वो क्या होता है? मतलब आपके फोन पर जो नंबर दिखेगा वो किसी असली सरकारी एजेंसी जैसे सीबीआई या पुलिस का लगेगा, पर असल में कॉल कोई और कहीं और से कर रहा होगा। ओह, तो भरोसा जीतना आसान हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, मनोवैज्ञानिक दबाव। मतलब आपको कानून का, बदनामी का, जेल का डर दिखाकर पूरी तरह कंट्रोल में ले लेना। और ये गिरोह अकेला काम नहीं कर रहा था, है ना? नहीं नहीं, ये पूरा नेटवर्क था। इनका तरीका बहुत शातिर था। देखिए, पहले ये लोग क्या करते थे कि कुछ आम लोगों को बैंक खाते खोलने के लिए तैयार करते थे। अच्छा, क्यों? फिर चालाकी से उनकी पूरी बैंकिंग किट, मतलब चेकबुक, एटीएम कार्ड, पासबुक, सब कुछ अपने पास रख लेते थे। अरे, तो ये खाते? हाँ, इन्हीं खातों का इस्तेमाल होता था ठगी के पैसे को इधर उधर घुमाने में, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। और बात यहीं खत्म नहीं हुई, इसमें और भी कुछ था। हाँ, यहाँ ये और भी ज्यादा पेचीदा हो जाता है। इनके तार विदेश में बैठे साइबर अपराधियों से भी जुड़े थे। विदेश से? जी, पीड़ितों को यकीन दिलाने के लिए ये लोग नकली मोबाइल ऐप्स और वेबसाइट जैसे इंटरफेस का इस्तेमाल करते थे। नकली ऐप? किस लिए? उन ऐप्स पर ये ऐसा दिखाते थे कि जैसे कोई असली सरकारी जांच चल रही है, या फिर कि आपका पैसा किसी सुरक्षित जगह निवेश किया जा रहा है ताकि वो सेफ रहे। सब झूठ। बाप रे, तो पैसे का क्या हुआ? इतनी आसानी से पैसा निकाल लिया? पैसा फौरन एक खाते से दूसरे, फिर तीसरे, ऐसे कई खातों में ट्रांसफर किया जाता था। ट्रैक करना मुश्किल करने के लिए? बिल्कुल। और आखिर में इस पैसे को विदेशी मुद्रा में बदला जाता था और फिर विदेश में जो इनके हैंडलर्स बैठे उनको भेज दिया जाता था। तो ये सिर्फ लोकल नहीं, एक मल्टी स्टेट और इंटरनेशनल नेटवर्क था। गजब। लेकिन अच्छी बात यह है कि वाराणसी साइबर क्राइम यूनिट ने इस पर कार्रवाई की है। जी हाँ, पुलिस ने काफी तेजी दिखाई और 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कौन है ये लोग? इनमें गोरखपुर से सुमित गुप्ता, लखीमपुर खीरी से उत्कर्ष वर्मा और गौतम बुद्ध नगर से अरविंद कुमार वर्मा शामिल हैं। और पता चला है कि ये लोग पहले भी नोएडा और लखनऊ में ऐसे ही साइबर क्राइम में पकड़े जा चुके हैं। मतलब ये पेशेवर अपराधी हैं। इनके पास से कुछ मिला भी है? हाँ, पुलिस को इनके पास से करीब 8 मोबाइल फोन मिले हैं जिनकी कीमत ही लाखों में है। 13 सिम कार्ड, कई एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक, चेक और करीब 70,000 रुपए नकद भी बरामद हुए हैं। ये तो काफी सामान है। हाँ, ये दिखाता है कि ऑपरेशन कितने बड़े पैमाने पर चल रहा था। इन पर अब भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 318(2), 318(4) और आईटी एक्ट की धारा 66D के तहत धोखाधड़ी, पहचान की चोरी जैसे गंभीर मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस टीम ने अच्छा काम किया। बिल्कुल। एसीपी विजय प्रताप सिंह के नेतृत्व में और जो सीनियर अफसर हैं कमिश्नर मोहन अग्रवाल और डीसीपी सर्वानंद टी, उनके मार्गदर्शन में टीम ने तेजी से काम करके इस गिरोह का पर्दाफाश किया। तो अगर हम इस पूरे मामले को देखें तो हमारे लिए इसमें क्या सबक है? मतलब आम लोग क्या समझें इससे? देखिए, अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ये केस साफ दिखाता है कि साइबर अपराधी कैसे डर और भरोसे का गलत इस्तेमाल करते हैं, खासकर जब वो किसी सरकारी अफसर होने का नाटक करें। पुलिस अब इस गिरोह के बाकी सदस्यों और इनके जो अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शंस हैं उनकी जांच कर रही है।
तो मतलब साफ है कि हमें बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। कोई भी कॉल, कोई भी मैसेज जो किसी अधिकारी के नाम पे डराए, धमकाए या पैसों की मांग करे, उस पर तो बिल्कुल आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। वेरीफाई करना बहुत जरूरी है किसी भी हालत में। एकदम। जो मुख्य बातें हमें ध्यान रखनी है: 1. अपराधी अक्सर बड़े अधिकारियों का नाम लेते हैं। 2. पैसों के लिए बहुत ज्यादा मनोवैज्ञानिक दबाव बनाते हैं। और 3. ये अकेले नहीं होते, संगठित नेटवर्क में काम करते हैं। तो सतर्क रहना और किसी भी संदिग्ध कॉल या मैसेज को डबल चेक करना, वेरीफाई करना, यही पहला कदम है। बिल्कुल सही। तो आज हमने देखा कि कैसे वाराणसी में एक इतने बड़े और जटिल डिजिटल अरेस्ट घोटाले का खुलासा हुआ। ये वाकई दिखाता है कि साइबर अपराधी कितने शातिर हो सकते हैं और डर को कैसे हथियार बनाते हैं। हाँ, और ये हमें सोचने में मजबूर करता है। देखिए, जागरूकता फैलाना तो एक बात है, वो जरूरी है, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी उठता है कि लोग खुद को ऐसे मनोवैज्ञानिक दबाव और जो भावनात्मक रूप से तोड़ने वाले तरीके हैं, उनसे बचाने के लिए अपनी सोच में, अपने व्यवहार में और क्या बदलाव ला सकते हैं। शायद कुछ ऐसा जिसके बारे में उन्होंने पहले सोचा भी ना हो।